रुख करते हैं खबरों की ओर। मणिपुर में राहुल गांधी के धरने पर बैठने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में समझ की कमी है या फिर उन्हें आस्था का पता ही नहीं है। जिस वक्त पूरा देश, पूरा समाज राममय हुआ था, उस वक्त उन्हें भी समाज की तरह समय पर होने के नाते अयोध्या आना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया, क्योंकि वो हर चीज में राजनीति को ढूंढते हैं। लेकिन ये लोगों की आस्था का विषय था और उन्हें समाज की आस्था का सम्मान करना चाहिए था। अच्छा होता अगर वो भी जाकर राम लला के दर्शन करते। राहुल गांधी द्वारा धरने पर बैठने से ये तो साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मौका राजनीतिक कारण का था और नहीं भी। ये 500 वर्ष पुराने समय से चली आ रही उम्मीद के पूरे होने, सनातन धर्म की मान प्रतिष्ठा के वापस लौटने का था। इस नाते राहुल गांधी को किसी प्रकार के विवाद से बचते हुए खुद को उसी रंग में रंगने का अवसर था। समझ नहीं है, कोई उनको आस्था का पता नहीं है, दुनिया की आस्था क्या है। वरना तो आज के दिन अगर सारा समाज राममय है तो उनको भी राममय होने के नाते से अयोध्या में स्वयं आना चाहिए था। उनको निमंत्रण दिया गया, वो तो निमंत्रण इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया। हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। उनको भी उस आस्था का सम्मान करना चाहिए था। अगर अच्छा होता अयोध्या में आकर के राम जन्म मंदिर के ऊपर वो भी उसका पूजन करते, दर्शन करते, लेकिन अलग से अपनी डफली बजाने के लिए वहां बैठे रहे। क्या बहाना लगाया ये मुझे मालूम नहीं। हरियाणा के लिए ये साल राजनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि कुछ महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। ऐसे में सीएम मनोहर लाल पहले ही इलेक्शन मोड में दिख रहे हैं। वो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं और बड़ी परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज बुधवार को एक बार फिर सीएम राज्य की जनता के लिए कई विकास परियोजनाओं का पिटारा खोल दिया है। इस मौके पर सीएम के साथ निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधायक जोगीराम सिहाय सहित कई मंत्री भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज 24 जनवरी को हिसार में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 153 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये संयोग है कि हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी माननीय के सहयोग से राज्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सिंचाई, जल प्रबंधन पर केंद्रित हैं। बताते चले कि इन परियोजनाओं में 1370 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और 712 करोड़ रुपए की 71 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिर्फ 10 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बाकी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अन्य जिले में केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों और विधायक करेंगे। वहीं इस बड़ी परियोजनाओं में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 78 फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के नए भवन का निर्माण होना है। तो वहीं पंजाब सीमा से सटे सड़कों का कायाकल्प के लिए 185 करोड़ रुपए की लागत से रतिया, फतेहाबाद, भट्टू, भादरा से राजस्थान सीमा तक बुढ़लाडा सड़क का शुद्धिकरण और चौड़ीकरण होना शामिल है। लगभग 86 करोड़ से रेवाड़ी नारनौल रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 60 करोड़ से चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद में टीचिंग ब्लॉक 3 का निर्माण और लगभग 55 करोड़ से रतिया शहर में नहर आधारित जलघर के निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही लगभग 87 करोड़ पानीपत में 15 एमएलडी और 25 एमएलडी क्षमता के 2 एसटीपी और लगभग 62 करोड़ से सोनीपत शहर के ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग के लिए सीवरेज नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। वहीं लगभग 58 करोड़ के जिला सोनीपत में 10 गांवों के लिए जलापूर्ति योजना का विस्तार सहित अमृत योजना के तहत सोनीपत शहर के शेष क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली का उद्घाटन किया जाएगा। अब बेस्ट जिसको कहना चाहिए देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अगर कोई है तो हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। हमें कई लाभ हैं, राजधानी के निकट होने का भी लाभ हमको है और उस नाते से विदेश की कंपनियां एमएनसीज जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, पानीपत इस एरिया में वो पहले से चल रहे हैं और उसके अंदर एक बड़ा योगदान है एयरपोर्ट का। हम हिसार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का अगला एकमात्र एयरपोर्ट जो अपना बनने वाला है वो हिसार का एयरपोर्ट बनने वाला है।
तो हिसार का एयरपोर्ट जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे हिसार और इसके आसपास अब लोगों की नजरें ये आ गई है। हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड आ गई है कि हिसार के आसपास आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए और हम बड़े इंडस्ट्रियल कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने के लिए तैयार हैं। डेवलपमेंट प्लान अलग से हिसार की तैयार की जा रही है, अग्रोहा की तैयार की जा रही है, हांसी की तैयार की जा रही है, जीटी रोड के आसपास। और अब बहुत जल्दी ये जो रेलवे लाइन रोहतक से हांसी अब कंप्लीट हो गई है, रेल मंत्री जी बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे ताकि सीधा दिल्ली के साथ हिसार के लोग हांसी से रोहतक और दिल्ली इस नाते से फास्ट ट्रेन के साथ जुड़ जाए, तो उसी नाते से एयरपोर्ट की एक प्रकार से उसमें सुविधा जरूर होगी। तो आज के इस अवसर पर कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर जानकारी आपको देनी हो तो मैं इतना ही दे सकता हूं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 72 किलोमीटर लंबा है, उसके कारण से हमारा जो उद्योग है वो उसमें आगे बढ़ रहा है। हमने जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 506 किलोमीटर लंबा, वो अलग से जो ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है और एक वेस्ट और हमारे इस वेस्ट और साउथ को जोड़ता है, इस प्रकार से दो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनके बनने से हरियाणा में से दोनों होकर निकलेंगे, इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारी केएमपी रोड, इसका अपने आप में लाभ हुआ। अब केएमपी के साथ साथ हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर, एक ये नया रेलवे का रिंग भी जो है दिल्ली के इर्द गिर्द, जो पलवल से शुरू होगा कुंडली तक जाएगा, जिसके कारण से दिल्ली के बिना ही हमारे उस दक्षिणी हरियाणा के लोग अथवा पलवल साइड के लोग सीधा चंडीगढ़ अंबाला अथवा पंजाब जम्मू कश्मीर की तरफ दिल्ली टच नहीं करनी पड़ेगी, उस ट्रेन के माध्यम से वो जा सकते हैं। दो बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, आरआरटीएस जिसको कहते हैं, आरआरटीएस सराय काले खां से करनाल तक एक नई रेलवे एलिवेटेड रोड होगी, कहीं अंडरग्राउंड होगी, लेकिन उसका एक स्पीड जो स्पीड वाली ट्रेन है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर 8 किलोमीटर के बाद एक उसका स्टेशन होगा। मेट्रो से थोड़ा सा अलग प्रकार से और गति वाली ट्रेन ये होने वाली है। ऐसी दूसरी एक ट्रेन जो है आरआरटीएस, वो सराय काले खां से अलवर राजस्थान की तरफ वाया गुरुग्राम रेवाड़ी जिला, ये जिले और उस एरिया में जो उद्योगपति हैं उनको उसका लाभ मिलने वाला है। तो आरआरटीएस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपयोगी ये कार्यक्रम होने वाला है। जैसे रेलवे लाइंस हैं, इनके ऊपर ऊपरगामी पुल और अंडर ब्रिज ये भी बड़ी संख्या में बने हैं। और भी रेलवे विभाग की ओर से हमको एक ऑफर है, हरियाणा की जहां रेलवे लाइन का खास करके स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनमें जो फाटक हैं उनकी बजाय जहां अंडरपास की आवश्यकता अंडरपास बनाने के लिए और जहां ओवरब्रिज की आवश्यकता ओवरब्रिज बनाने के लिए छूट मिल गई है। अब अगले समय में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर कोई फाटक आएगा। तो इस नाते से ये बड़ा कार्यक्रम इसको हम पूरा करने वाले हैं। रेलवे फैक्ट्री हमें पता ही है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत के अंदर 161 करोड़ रुपए एकड़ में लागू जो बनाई गई है, वहां नए रेल कोचेस ये इस प्रकार से बनाने का प्रावधान शुरू हो गया है। और ये एकमात्र ऐसी रेल कोच फैक्ट्री होगी जहां आज की जो मेट्रो चलती है उनके लिए नए डिब्बे अब यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे, तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी खास करके स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नाते, जैसा हमको मालूम है कि प्रदेश भर में जब हमने सरकार संभाली थी सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में हैं और अगले आने वाले समय में अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जमीन उनकी ले जा चुकी है। तो ऐसा ये सब 11 के 11 होने के बाद आने वाले 4 या 5 वर्षों के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, 26 मेडिकल कॉलेज। उत्तर रेलवे ने अगले कुछ दिनों में अयोध्या के लिए आस्था विशेष ट्रेन चलाने के साथ फैसला किया है कि ऐसी 9 ट्रेनें अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। उत्तर रेलवे ने कथित तौर पर अयोध्या के लिए 17 आस्था स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया है, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा, मेजर कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन, जम्मू तवी, अंब अंदौरा, पठानकोट ऊना और अमृतसर से शुरू होने वाली ट्रेनें अयोध्या के रास्ते में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। इनमें से अधिकांश ट्रेनों की यात्रा एक यात्रा होगी और ये 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच अलग अलग तारीखों पर चलेंगी।
9 ट्रेनों में से 2 अब अंदौरा स्टेशन से, एक ऊना स्टेशन से अंबाला डिवीजन से निकलेगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि अंबाला डिवीजन से 3 आस्था ट्रेनें चलेंगी। ये चंडीगढ़ और अंबाला छावनी रेलवे स्टेशनों पर रुकेंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हरियाणा से 8 फरवरी को 2000 राम भक्त अयोध्या जाने वाले हैं, जिसके लिए सरकार की तरफ से एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये आस्था स्पेशल ट्रेन सुबह 11 बजे हिसार रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन हिसार से हांसी भिवानी, कलानौर, रोहतक, शकूर बस्ती होते हुए दोपहर 3:50 पर दिल्ली पहुंचेगी और यहां से अयोध्या के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि आरएसएस ने हरियाणा को कुल 27 जिलों में बांटा है। प्रत्येक जिले से 74 राम भक्त अयोध्या जाएंगे। इस तरह कुल 2000 राम भक्त आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। वहीं विहिप के प्रदेश मंत्री वरुण कुमार ने बताया कि अयोध्या जाने के लिए जिन लोगों का चयन किया गया है, उनमें विहिप और आरएसएस के जिला स्तर के पदाधिकारी, कार्ड सेवक और वो संत हैं जिनके पास प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं आया था और चयनित सभी लोगों की सूची आरक्षण के लिए रेलवे को सौंप दी गई है। संगठन के तमाम बड़े पदों पर तमाम राजनीतिक दलों में बखूबी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अशोक तंवर अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और लगातार उनका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का दौर जारी है। इसी कड़ी में अशोक तंवर ने हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव के दिल्ली निवास पहुंचे और उनसे शिष्टाचार भेंट की। इससे पहले तंवर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बात की भी राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं कि इस बार अंबाला से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ही होंगे, क्योंकि आरक्षित सीट अंबाला से बीजेपी के कद्दावर नेता रतनलाल कटारिया सांसद बनते रहे हैं। उनके देहांत के बाद ऐसी संभावनाएं बन चुकी हैं कि टिकट खिसक कर किसी अन्य ऐसे बड़े दलित नेता की झोली में जा सकती है। इसलिए अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने के बाद से कहीं ना कहीं संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं। बता दें कि अशोक तंवर 7 साल तक हरियाणा प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वो 2009 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर सिरसा से सांसद बने थे। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे कम उम्र में बनने का गौरव भी अशोक तंवर को ही प्राप्त है। किन्हीं राजनीतिक कारणों और आपसी गतिरोध के चलते 2019 में डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस का त्याग पत्र दिया था। तंवर मूल रूप से झज्जर जिले के एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी को भी मजबूत करने का काम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी का त्याग पत्र तो अशोक तंवर ने हाल ही में किया था। कैथल में नाजायज तरीके से एक दुकान की फर्जी रजिस्ट्री करवाने पर पुलिस ने मौजूदा तहसीलदार रोशनलाल सहित 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बारे में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने गांव चंदाना निवासी यशपाल की शिकायत पर तत्कालीन तहसीलदार रोशनलाल, शिमला रानी अनीता मदन लाल, स्वीन गुप्ता, दयावती गौरव गुप्ता और नीरू गुलाटी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में यशपाल ने बताया है कि उनके स्वर्गीय पिता रतिराम ने जिला सचिवालय के सामने सुभाष मार्केट में दुकान नंबर 29A साल 2002 में सेक्टर 19 निवासी सतीश कुमार से खरीदी थी। साल 2012 में इंतकाल भी उनके पिता के नाम हो गया था। साल 2014 में उनके पिता का देहांत हो गया था। दिसंबर 2023 में वो अपनी दुकान को देखने के लिए गया तो वहां शिमला और अनीता ने दुकान पर कब्जा किया हुआ था। उसने अपने स्तर पर कागजातों की जांच की तो पता लगा कि शिमला रानी अनीता मदन लाल,
स्वीन गुप्ता, दयावती, गौरव गुप्ता तत्कालीन तहसीलदार रोशन लाल से मिलीभगत करके फर्जी कागजात लगाकर दुकान की रजिस्ट्री नीरू के नाम करवा दी। रजिस्ट्री के दौरान जिस दुकान के कागजात लगाए गए थे, असल में वो दुकान 27B थी, लेकिन फर्जी तरीके से उसकी दुकान की रजिस्ट्री करवा ली गई। इस काम में उसे समय तहसीलदार रहे रोशन लाल और अन्य ने नीरू की सहायता की थी। जींद में नकली डीएपी बेचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जींद के गांव बिरोली में दुकानदार ने किसान को नकली डीएपी खाद बेच दिया, जिसके बाद छिड़काव करने पर खेत में डीएपी से असर नहीं होने पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इसकी शिकायत दी गई। शिकायत के बाद कृषि विभाग की टीम ने सैंपल भरे तो ये सैंपल फेल आए। इस पर फर्म का लाइसेंस 21 दिन के लिए सस्पेंड करके धोखाधड़ी, कॉपीराइट एक्ट, आवश्यकता वस्तु अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तो वहीं पुलिस को दी शिकायत में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने टीआई बाल मुकुंद कौशिक ने बताया कि उन्हें खाद के निरीक्षण का विभाग की तरफ से अधिकार है। उनके पास 1 जनवरी को ललित खेड़ा गांव निवासी अमित की तरफ से शिकायत दी गई थी कि बिरौली गांव में तिरुपति बालाजी बीज भंडार से आईपीएल कंपनी निर्मित डीएपी खाद के 60 बैग खरीदे थे। इस खाद ने खेत में कोई काम नहीं किया और बाद में उसे पता चला कि ये नकली खाद था। अमित की शिकायत पर बिरौली गांव में तिरुपति बीज भंडार पर रेड की। इस दौरान हमारे साथ शिकायतकर्ता भी साथ था। रेड के दौरान आईपीएल निर्मित कंपनी 3 बैग गोदाम से बरामद हुए, जिनका नमूना लिया गया। जब दुकानदार विकास से इस बारे में पूछा गया तो वो न कोई बिल दिखा पाया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाया। इस पर 21 दिन के लिए दुकानदार की फर्म का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। लंबे समय से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी मिल सकती है। हरियाणा मंत्रिमंडल की तरफ से हरियाणा पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद अन्य मंत्रियों की तरफ से सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति दी गई है। अब गृह विभाग की ओर से इस संशोधित नियमों की अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचित होने के बाद पुलिस महानिदेशक कार्यालय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पदों पर भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजेगा। उसके बाद आयोग इन पदों का विज्ञापन जारी करेगा और ग्रुप सी सीईटी के पास उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए कहेगा। ये आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मांगे जाएंगे। हालांकि सीईटी पास उम्मीदवारों की तरफ से सब इंस्पेक्टर के खाली पदों पर भी भर्ती के लिए आग्रह किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ सिपाही के पदों पर ही भर्ती की जाएगी। कुछ उम्मीदवारों की तरफ से मांग की जा रही है कि पुलिस भर्ती में आयु में 3 साल की छूट दी जाए, मगर सरकार ने ये छूट नहीं दी है। उम्मीदवारों की दलील है कि सीईटी पास होने के बाद अगर तुरंत ये पद विज्ञापित हो जाते हैं तो वो आवेदन कर पाते, लेकिन अब उनकी उम्र ओवर एज कैटेगरी में आ चुकी है और वो इसके लिए आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए तीसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी ने किया है। हरियाणा ऑनलाइन सेवाओं के लिए पहले ही देश भर में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम की शुरुआत आम जन को घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल इनोवेटिव सोच के साथ प्रदेश में अनूठी योजनाएं लागू कर हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की कई योजनाओं के दूसरे राज्य भी अब अनुसरण कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार के थीम
विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है, जिसमें विरासत और विकास का सामंजस्य दिखाई देगा। हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन उद्योग, कृषि और विविध प्रकार के व्यवसाय के लिए देश में सदैव अग्रणी पंक्ति में रहा है। श्री बराड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के चलते हरियाणा राज्य ने देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने सहित कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इस वर्ष हरियाणा राज्य की झांकी नए भारत को प्रदर्शित कर रही है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शानदार मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। महानिदेशक श्री बराड़ ने बताया कि झांकी की लोकतंत्र के सार से शुरुआत की गई है, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिकरण तथा हिसार के राड़ीगढ़ी में मिले प्राचीन सभ्यता के खजाने को दर्शाया गया है। झांकी में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लाभार्थियों के दरवाजे पर सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ प्रदान करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म दर्शाया गया है। फूलों की खेती के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के अवसरों को भी दर्शाया गया है। झांकी में सबसे आगे हाथ में टैबलेट लिए एक छात्रा को दर्शाया गया है, जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया मुहिम को मूर्त रूप देने की सोच के अनुरूप राज्य की सफलता का प्रतीक है। चंडीगढ़ से पलवल की ओर जा रही हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर को चलती बस में अटैक आने से अफरा तफरी मच गई। बस परिचालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए चलती बस को संभाला और सुरक्षित बस को साइड पर लगा दिया। बस परिचालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब बस चालक की हालत ठीक बताई जा रही है। बस परिचालक नरेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11:30 बजे हरियाणा रोडवेज पलवल डिपो की बस सवारियों को लेकर फरीदाबाद के लिए रवाना हुई थी और जैसे ही बस अल सुबह करीब 2 बजे घरौंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने ओवर ब्रिज पर पहुंची तो अचानक ही बस ड्राइवर प्रताप की तबीयत बिगड़ गई और देखते ही देखते प्रताप चलती बस में ड्राइवर सीट पर भी बेहोश हो गया। परिचालक नरेंद्र ने बताया कि वो उनके समीप ही परिचालक की सीट पर बैठा था और जैसे ही बस का संतुलन बिगड़ा और बस ड्राइवर पर चढ़ गई तो बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय करीब 20 सवारियां बस में मौजूद थी। परिचालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थिति को संभाला और प्रताप का हालचाल जानते हुए झट से बस का स्टीयरिंग संभाल लिया। चलती बस को सामान्य हालत में लाते हुए बस सवारियों की मदद से प्रताप को ड्राइवर सीट से बाहर निकाला। हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में कोहरा और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा शामिल हैं। यहां कोल्ड डे और शीतलहर के आसार हैं। अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 25 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी और 27 जनवरी को फिर पश्चिमी विक्षोभ आएगा। बता दें कि हरियाणा में जनवरी के अंतिम सप्ताह में बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि अभी तक जनवरी में प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। 1 से 23 जनवरी तक 9.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है। बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश के कुछ जिले ऐसे रहे जहां इस बार कोल्ड डे या सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है।